यादें शीर्षक से एक छोटी सी कविता थी। बहुत खूब। जैसा आपने बताया, वैशाली का मैं रहने वाला हूँ और कॉलेज के दिनों में यहीं से शुरू किया मैंने, राजनारायण कॉलेज से। और पढ़ाई के दौरान ही लिखना शुरू किया। साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। बाद में माइनिंग इंजीनियरिंग की मैंने। माइनिंग इंजीनियरिंग के बाद अपना करियर गोवा में मैंने शुरू किया। करीब 4-5 कंपनियों में मैंने काम किया, उड़ीसा भी आया। और अभी मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी शुरू की है। एक्सपर्टीज माइनिंग में ही है, पढ़ने पढ़ाने का शौक रहा है। और एमबीए गोवा यूनिवर्सिटी से मैं बैच टॉपर हूँ। मेरे गुरु और डायरेक्टर अतुल शाह जी जो प्रेसिडेंट हैं वो रहे हैं। तो इस तरह से करियर आगे बढ़ता गया जी। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम चाहेंगे कि जो आज का हमारा सेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस, आप चाहें तो आप जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस पर हम आपको सुनना चाहेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम लिखते भी हैं, तो जी थोड़ी इंग्लिश यूज करेंगे। मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कलीग जो हमारे मॉडरेटर्स हैं वो ज़रा इस स्क्रीन शेयर करें। उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काफ़ी उन्होंने डिज़ाइन इन्वॉल्व किया हुआ है। सो वो ज़रा हमारा स्क्रीन शुरू करें। जी सर। अश्विनी जी प्लीज़। ये इमोशनल इंटेलिजेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में भावना प्रधान होती ही है। मगर करीब करीब 1857 से इस पे काम काफ़ी हो रहा था। और अब जब काफ़ी सर्जरीज के बाद ब्रेन की एटोनॉमी को समझने के बाद ये वैज्ञानिक रूप से इसको समझना, इसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अश्विनी जी, अगर सुन पा रहे हो तो स्लाइड। ये है क्या? दूसरी बात ये है कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है और हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी इसको आगे अपना कैरियर बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं, इसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैनर, परसिवियरेंस, लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेव, ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में व्यक्ति का हाइट, वेट, कलर, डिजाइन, उनका पैटर्न हो सकता है डिफरेंट। नेक्स्ट प्लीज। ये कोई लीनियर नहीं है, एक डायमेंशंस में नहीं है, इसीलिए इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि कई साइंटिफिक डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है, रिसर्चर्स ने डाटा दिए हैं। उसमें ये पता चलता है कि बिना इसको अंडरस्टैंड किए, बिना इसको एक्सीलेंस समझे हुए हम बहुत अच्छी तरह इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। 1905 में देखेंगे तो फिर इन्होंने ही अपने और एक साइंटिस्ट रहे सीमन, इनको फॉर्मली मेजर करने की कोशिश की और 1908 में स्केच डिराइव किया जिसके थ्रू हम लोग इसको मेजरमेंट कर सकते हैं और मैथमेटिकल वैलिडेशंस भी दे सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द हाउ इट कैन बी मेजर्ड, लेट अस से कि मेंटल एज जो है व्यक्ति का वो MA है और क्रोनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एज जो है वो CA है। तो MA डिवाइडेड बाई CA, इन दोनों का जो रेशियो होगा
कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज विल गिव यू द IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट होगा। इमोशनल कोशेंट के लिए कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि अगर इंटेलिजेंट कोशेंट इस तरह से निकल सकता है, तो इमोशनल कोशेंट, अगर इमोशंस को भी अगर मेजर किया जाए डिफरेंट स्केल्स पे, और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, इंटरव्यूज हैं, तो उसे भी हम डिराइव कर सकते हैं, और उसको भी हमने इसी एज के साथ जोड़ करके इस फार्मूला को डिराइव करने की कोशिश की, और हमने इसको हाइपोथेटिकल फार्मूला पब्लिश भी कर दिया जर्नल में। तो वैलिडेशंस डेफिनेटली सर्वे के थ्रू आने बाकी है, और उसको वैलिडेट करना बाकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एक ब्राइट चाइल्ड जो होगा, उसमें जनरली जिसको हम बोलते हैं कि IQ हाई है, तो उसका मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगा निश्चित रूप से, तभी उसको हम बोलते हैं कि उसका IQ हाई है। अगर आप इसको देखें तो इंडिविजुअल स्कोर्स माइनस मीन स्कोर डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 15 plus 100, so this will give about the IQ of peoples। एवरेज पीपल के पास ये IQ जो होता है 85 to 115 होता है। एबव एवरेज 115 से 130 हो सकता है, और गिफ्टेड चाइल्ड के पास 130 से 145 हो सकता है। जीनियस को हम लोग 145 से ऊपर को कवर करते हैं। ये स्केल्स डिराइव किया गया, और जाहिर है इसके जो टेस्ट होंगे वो इमोशन से संबंधित होंगे, तो इमोशनल क्वेश्चन आ जाएगा, IQ आ जाएगा, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन के लिए करेंगे तो फिर IQ आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़्यादा कवर करता है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, सो हम लोग ज़्यादा साइकोलॉजी पे ही इसको फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम पहले भी शुरू में बता रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, तरीका है जिससे वी कैन आइडेंटिफाई, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड इमोशंस, और इसको एसिमुलेट करके हम लोग थॉट प्रोसेस में भी रेगुलेट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको जैसे किसी से कोई शब्द ही आप ले लें, तो एक्सेप्टेंस, रेडनेस, कोई फ्रेंडशिप है, तो जाहिर है वो भी भाव लेकर के आता है, अपने आप में भाव लेके आता है। हमारे बगल में हमारे मित्र परिमल जी हैं, और जब उनसे मैं मिलता हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अलग तरह की भाव होती है, और अपने देख लीजिए साइड में, तो आपको जो पेंटिंग्स के द्वारा जो अलग अलग भाव दिखेंगे, इसमें बेसिक इमोशंस के जो हिस्से होते हैं, आप अगर इसमें 7वें जगह पे देखें तो इन्वर्टेड C के रूप में किसी का फेस दिख रहा है, वो गुस्सा के रूप में दिख रहा है, नीचे एंगर लिखा हुआ है उसका। आप जब स्माइल होते हैं तो आपके चेहरे पे V शेप ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है, ये कोई नई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनाटॉमी हम इसको जरा समझते हैं कि ये करता कैसे है काम। तो ये जो एरो पार्ट जहाँ ऐसा निकल के आया है, ये एमाइग्रेला है। ये अपने आप में एक सिस्टम है, हाइपोकैम्पस और न्यूक्लियस से बना हुआ चीज है। जब हमारे 5 ऑर्गन्स किसी चीज को सेंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो खुशी होती है। ये फीलिंग ही आपके चेहरे पे एक V शेप दे देगा, और आपको लगेगा कि दिखने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप प्रसन्न हैं। उसी तरह से जब आप दुखी होंगे तो निश्चित रूप से किसी की दुर्घटना हुई है, कोई फ्रेंड्स के बारे में कोई ऐसी यादें सोच रहे हैं, तो आप भावुक हो जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, चेंजेज आएंगे, आंखें डबडबाना शुरू करेंगी, और वो चेंजेस लोगों को दिखाई देगा। तो यही इंटेलिजेंस इमोशनल क्वेश्चंस हमें समझना चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, कि अगर कोई दुखी है तो हम उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। नेक्स्ट। हम लोग जनरली इसका प्रयोग करते हैं, किसी को कहते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत पर्सनली किसी चीज को लेता है, कोई जेलसी है, ठीक है, होस्टाइल मूड में है बॉस, इस तरह के स्टेटमेंट हम लोग जारी करते हैं।
लेकिन आप कभी गौर से इस बात को सोचिए कि सामने वाले व्यक्ति पे इसका क्या प्रभाव होता है और क्या चेंजेस होता है। नेक्स्ट प्लीज। इनके अलग अलग डेप्थ में अगर हम जाएं तो हिस्से आ जाते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक हम लोग अगले स्लाइड्स में शायद किसी हमारी वक्ता हैं एनएलपी में इसको लेंगे। लॉजिकल्स ब्रेन्स में आते हैं जहाँ पे मैथमेटिकल हम एनालिसिस करते हैं और पिक्चर को देख करके हमारे दिमाग में कई सारी बातें घूमती है। म्यूजिकल सुनते हैं तो भी हम चेहरे पे भाव अलग अलग होते हैं। नेस्टिक बॉडी से संबंधित है, निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। इंटरपर्सनल हो सकता है, अगर इंटरपर्सनल है तो हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। इंट्रापर्सनल होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप डेवलप और उनसे मेंटेन करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। डीप रूटेड है, समुद्र में अगर देखें तो आईक्यू का पार्ट ऊपर इतने छोटे में है, लेकिन डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो उस लेवल के नीचे देखिए ईक्यू का पार्ट कितना कवर है। अभी कुछ हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट के रिसर्च के थ्रू हमें ये बात पता चली जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। रिसर्चर ने ये कहा कि इट इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक सक्सेस। EQ is the best predictor of success in both life and workplace. IQ जो है एकेडमिक सक्सेस तो दे सकता है, मगर लाइफ और वर्क प्लेस में इसके साथ EQ जरूरी है। और अब तो SQ आप उससे ले लें सोशल क्वोशेंट या फिर जो है स्पिरिचुअल क्वोशेंट्स। चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो अब 5 तरह के क्वोशेंट यूज होने लगे। तो EQ इज ऑलमोस्ट 2 times इम्पोर्टेंट एज IQ। IQ अगर कम भी है व्यक्ति के पास, EQ ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वो उसके अंदर एक डेवलप होगी लीडरशिप और उसका जो आभा होगा वो एक डिफरेंट लेवल का होगा। जो वर्क प्लेस में आप देखेंगे कि 50% of the people who work lack motivation to keep learning and improving on the jobs. Out 4 in 10 people are not able to work cooperatively with fellow employees. Only 19% of the entry level applicant have the self discipline. So next please. Next. जो 90% ऑफ द सक्सेस है वो EQ के थ्रू ही आता है। आप अगर देखेंगे कि आप अगर गुस्सा EQ है निश्चित रूप से, और अगर 5 मिनट का आपने अपने बहुत ही गुस्से मूड में कुछ बोल दिया, लड़ लिया, झगड़ लिया, तो जो हार्मोन्स बॉडी में पैदा होते हैं उसको डाइल्यूट होने के लिए 6 आवर्स का समय लगता है, मोर देन दैट। तब तक वो स्ट्रेस हार्मोन आपके दिमाग में घूमते रहता है बॉडी में, और उसके चलते काफ़ी आपके शरीर में बदलाव और चेंजेज आते हैं। आपको अक्सर हम लोग इस जीवन में महसूस करते हैं, मगर इनका डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट। जिस तरह से IQ हम एकेडमिक सक्सेस के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ के लॉजिकल ब्रेन यूज करके बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से EQ को भी पढ़ा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, ओवर ए पीरियड इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। काफी पैसे खर्च करते हैं हम लोग, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च हुआ है, लेकिन उसके बनिस्बत में रिजल्ट्स कम मिले हैं जिनके पास EQ कम होता है। तो निश्चित रूप से ये डाटा रिसर्च का है और ये मीनिंगफुल है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। ये जरा स्लाइड्स काफी इम्पोर्टेंट है। टॉप 1% विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन लो कॉम्प्लेक्सिटी पोस्ट प्रोड्यूस 3% मोर। ओके, अगर ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी है या मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी है तो 12%, 3 से 12% वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी है तो निश्चित रूप से ये मोर देन 120% से भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज।
when we talk about, we say that me. Generally, we use me. When we use me, we have a different kind of emotions. When we talks about others, how I recognize others' emotions, how I help others to react and apply their emotions. These are the priorities which have self-appraisals and accuracy to understand the emotional quotients. Next, please. कॉम्पिटेंसी में हमारे पास दो फेज है। एक तो अपना पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या हो सकता है और सोशल कॉम्पिटेंस क्या हो सकता है। पर्सनल कॉम्पिटेंस के अंतर जो है वही जो हमारे पास अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है, मी है, सेल्फ असेसमेंट है, ये है। और सोशल्स में एम्पैथी एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी एंड अदर पीपल्स, these are the important things which takes onto the social competence. Next, please. जनरली हम लोग अपने बारे में सोचते ही हैं निश्चित रूप से, मगर जो चीज़ हम यूज करते हैं, बोलते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं या भाव दिखाते हैं, वो दूसरे को कैसे फील होता है, रिएक्ट होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इसको हम समझें नहीं, इसको जाने नहीं, तो शायद उस रैपो को मेंटेन नहीं कर पाएंगे जिससे हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो entering into the someone feelings, developing others, service orientation and active listening, these are the competency under the empathy are important. Next, please. तो जरूरी है कि हम दूसरे को अच्छी तरह से समझें, उसके भाव को समझें और उसको सुनें। Ask yourself these questions. Sometimes it is applicable to everyone. How does it make you feel when you wanted somebody to listen? They did more talking than listening. They disagreed with the first things you said. They interrupted you at every step. They heard but did not listen. Next, please. क्यों सुने, किसी को क्यों सुने, ये सुनना जरूरी है भाई। ये तो स्पीकर को स्टिमुलेट तो करता ही है, हम खुद सुन के लर्निंग भी कर सकते हैं। लर्निंग एक्चुअली 3 तरह से किया जा सकता है, पढ़ लिख करके, किसी को समझ के व्यवहारिक रूप से, या कभी कभी इंसिडेंट ऐसी हो जाती है जिससे हम लर्न करते हैं। तो हम बेटर इसको डिसीजन ले सकते हैं अगर हम चीज़ों को समझ लें। रिलेशनशिप में मेंटेन मदद तो मिलती है। It gives some time. When we listen somebody, our brain works inside that what we are listening, how we are analyzing, and in sometimes it gives some space to us to take our decisions. Next, please. तो सिर्फ हम सुन ले कि नहीं सुने, अंडरस्टैंड करें, खुले दिमाग से सोचें, एक्टिवली कंसंट्रेट करें, आइडिया एंड फैक्ट्स को भी जो भी है उसको एनालाइज करें, नॉलेज के रूप में लें। नेक्स्ट प्लीज। एम्पैथी के साथ इसको सुने। एम्पैथी के साथ कैसे सुने भाई? अगर अटेंटिव है तो निश्चित रूप से, इंटरेस्टेड है टॉपिक्स में तो जाहिर है वो हमारा ध्यान और आई कॉन्टेक्ट और बहुत सारी चीज़ें एक साथ से जुड़ेंगी, और सामने वाला व्यक्ति भी हमें फील करेगा कि हम ये सुन रहे हैं। कभी कभी बीच में हमें रिस्पॉन्स देना आवश्यक होता है, जो नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तो नहीं करने हैं, जहाँ जरूरी हो निश्चित रूप से हम इजाज़त ले लें फोरम से और तब करें।
आर्गुमेंट में ना पड़े, बचे रहें, इंटरप्शंस बीच में न करें। निखिल सर, थोड़ा पॉज ले लेते हैं मेरे ख्याल से और फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, जैसा आप चाहें। मेरे ख्याल से आईसीडी पटना चैप्टर के चेयरपर्सन जुड़ गए हैं आनंद जी, तो मैं चाहूंगा कि इस पॉज का इस्तेमाल हम स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के तौर पर उनकी बात सुनकर करें। मेरे पास एक प्रश्न है सर। जी। आप जब कविताएं लिखते हैं तो आपकी किताब का नाम होता है अधीर रमेश के नाम से। अधीर का मतलब जब समझता हूँ अंग्रेजी में इम्पेशेंट, और आप क्लास ले रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जिसमें आप सिखा रहे हैं कि कैसे आप कंट्रोल करें। तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं दोनों आप? कवि के तौर पे बिल्कुल अलग और यहाँ बिल्कुल अलग। ये इसीलिए वो इमोशनल क्वेश्चंस हमें समझने की जरूरत है। उस टेक्निक को अगर हम समझेंगे तो शायद अधीरता थोड़ी कम हो जाएगी, वरना व्यक्ति तो अधीर होता ही है। वही मैं एक्चुअली अधीर मन शीर्षक से मेरी कविता है उसमें, किताब में। तो जब मैं समुद्र को नहीं देखता था यहाँ दूर रहकर हाजीपुर में, तो मेरा एक मित्र था जो मद्रास में पढ़ता था। तो वो जो है कभी कभी लिखता था कि अरे समुद्र की ठंडी हवाएं इस तरह से लगती हैं, वैसी लगती है। तो उसकी कल्पना मेरे मन में आ जाती थी, और मैंने कुछ उसको एक पोस्ट कार्ड के थ्रू उस समय एक चिट्ठी लिखी। उसमें अधीर मन करके हमारे महेश्वर सिंह एक हाई स्कूल के अध्यापक थे, प्राध्यापक, उन्होंने उसकी शीर्षक दे दी। तो वो जो है, जो मन में बेचैनी तो चलती ही रहती है, हमें उसको धीरता के रूप में लाना है, नॉलेज के थ्रू या जो भी अपनी बौद्धिक विकास है उसके थ्रू। जी जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है कि आप शायद आगे के स्लाइड्स में शायद कवर भी करें, लेकिन मैं शायद थोड़ा अधीर होके पूछ रहा हूँ अभी कि जी बायसनेस और जो कंडीशनिंग होती है एक इंसान की, बायसनेस जो है, हर एक इंसान एक बैकग्राउंड से आता है एंड उसका अपना एक बायसनेस रहता है, कंडीशनिंग रहती है। वो कैसे अफेक्ट करती है सर इस इमोशनल इंटेलिजेंस को? देखिए, जब आप स्वामी विवेकानंद की कर्म योगी किताब है, कभी मौका मिले तो आप उसको पढ़ लीजिए। वो साफ कहते हैं कि आप कर्म को करना है। व्यक्ति जीव जब धारण करता है तो कर्म तो करना ही है, मगर वो कहते हैं कि फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी। तो बायसनेस तभी आता है जब हम ज़्यादा इम्पेशेंट होकर के रिजल्ट्स बारे में सोचते हैं। ये अभी आ जाएगा, ये जस्ट अगले स्लाइड्स में आ जाएंगी, ये चीज़ें आ जाएंगी कि हमें जब हम कहेंगे कि हमें किस तरह से करना है, एक स्लाइड्स आएगी, मैं उस समय आपको इंगित करूंगा। तो अभी थोड़ी देर के ठीक, लिए हम लोग उस रुकते हैं। जी जी सर। मैं बोलना नहीं चाहता था। आप बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और इन दिनों मैं एक शोध कर रहा हूँ विद्वान लोगों पर, भारत के विद्वान। जी इमोशनल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? इमोशंस तो भाव है, और ज्ञान की वो प्रोग्रेसिव वर्ड्स है इंटेलिजेंस, जहां आप ज्ञान को उगते हुए समझ सकते हैं। तो जो उगता हुआ ज्ञान अगर भाव में परिवर्तित हो जाए
तो यही इमोशनल इंटेलिजेंस। जी एम्पैथी को क्या बोलेंगे? सर, जब किसी को देख करके आप, किसी दुखी व्यक्ति को देख करके आप दुखी हो जाएं, अंदर से आपको दुख का एहसास हो, किसी के खुशी से आपके चेहरे पे प्रसन्नता झलकती है, तो ये जो ऐसा जो इमोशन है, ऐसा जो आपके कार्य करने की तरीके हैं, यही एम्पैथी है। जी ये हमने डॉक्टर साहब आपको इसलिए पूछा कि यू आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब. आई एम सॉरी दैट I had been late because just now I opened and lo and behold, I just saw that this is on this subject is happening. Now, ये दोनों जो हमने आपसे पूछा, दोनों जो हमने आपको पूछा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आप ये देखेंगे परानुभूति, परानुभूति, इम्पैथी, कि दूसरों की अनुभूति को हम कैसे समझ सकते हैं, जी वो दुख का हो या सुख का हो. यदि हमने अपनी अनुभूति को नहीं समझा तो परानुभूति हमें नहीं आ पाएगा. जी थोड़ा सा मौका लग गया, मैं पूजा करके आया हूँ. आपका समय लेना एक तरह से अन्याय है, लेकिन जी हम लोग अच्छे मित्र हैं, मित्र बनने की प्रक्रिया में हैं. तो कई दफा आप देखेंगे, जो आप जानते हैं स्लाइड भी बनाए होंगे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो फाउंडर माने जाते हैं उनसे मेरी बातचीत है, मुलाकात है. मुलाकात बहुत कम देर के लिए, लेकिन मेल उन्होंने बड़ा लिखा था. उस पर मैं नहीं जाऊंगा. मुझे बड़ी खुशी है कि आपने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया. जी जब मैंने आपको रोका, और अब सुन लिया जाए जितने प्रबुद्ध लोग हैं कि कम से कम एक श्लोक दिन में, कोई भाष्य मत पढ़िए, इतने बुद्धिमान लोग यहाँ मौजूद हैं, एक श्लोक पढ़िए और उसका गीता प्रेस का कम बेसी दाम का लेने का भी जरूरत नहीं है, और उसका अर्थ अपने से 3-4 बार पढ़िए. Sorry to butt in, but जो ISTD is doing an excellent job. I'm so happy. मैं आनंदित हूँ और कई आनंद को यहाँ देख रहा हूँ. I'm so sorry, I have taken your time. नहीं, सॉरी मत बोलिए, क्योंकि अगर इमोशंस को समझना है तो हमें आपकी जो भाव है, अभी आपके चेहरे पे जो स्माइल्स है, वो अभी जो लोग भी आपको देख रहे होंगे, ये जो आपको स्माइल्स अभी जो दे रही है, आपने जो कुछ कहा है और बड़ी गहराई से बात कही है, तो अगर इसको समझना है तो हमें यही समझना है. कैसे समझना है वो शब्दिक हो सकता है, मगर भाव को शब्द में प्रकट करना वो समझने की बात है. वो शब्द में आप जितने तरह से प्रकट करेंगे वो प्रकट होते रहेगा, उसके मीनिंग्स निकलते रहेंगे. वो समझना, आपने देखी हमारी तरफ, हमने आपके तरफ देखी और आपका भाव हम तक पहुंच गया. तो ये है, ये दैट इज द इमोशंस. सर निखिल सर, हम लोग स्लाइड्स पे आते हैं. जी 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 सॉरी कि मैं देर से, क्योंकि हमने देखा ही देर से. नेक्स्ट. जी सो कभी कभी होती है ऐसी चीजें कि हमें भाव से हम जुड़ जाते हैं. और एक बात मैं जरा शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप भाव से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो एक टेलीपैथी वर्ड है, और मुझे वो टेलीपैथी वर्ड जो है एम्पैथिक लिसनिंग से संबंधित जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि हम उस समय कनेक्टेड नहीं होते हैं, फिजिकली एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, मगर आपने, बहुत सारे लोगों ने आपने महसूस किया होगा कि आपके विचार सामने वाले व्यक्ति को पहुंच जाता है. एंड दैट इज द एग्जैक्ट कम्युनिकेशंस. आई कैन से दैट आप किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपका मैसेज या कम्युनिकेशन सामने वाले व्यक्ति को पहुंच गया है. एम्पैथिक लिसनिंग का इससे, या एम्पैथिक
कम्युनिकेशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम लोग इसी संदर्भ पे जिक्र कर रहे थे कि जैसे हम जुड़े हुए हैं, हम सुन रहे हैं और एट द सेम टाइम हमारे आई कॉन्टेक्ट चेंज हो जाते हैं, या फिर हमारे साउंड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कोई मीडिया सोर्स ऐसे हमें डिस्टर्ब कर देता है, तो देन कम्युनिकेशंस पे बड़ा इफेक्ट होता है और ये एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। जाहिर है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हम लीडरशिप तो बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो व्यक्ति समझते हैं, जानते हैं, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैपेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, अभी हम लोग एबीसी थ्योरी पे जाएंगे तो देखेंगे कि हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद द पीपल। टीम कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में हमारे पास जो जरूरी है वो ये है कि हमें हमेशा जीतने की आकांक्षा नहीं रखनी है। ये बात जरा समझने वाली है कि यही कहता है कि गीता को यही टेंड टुवर्ड्स करता है कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, अपना कर्म करना है। जाहिर है हमें विनेबिलिटी की बहुत सारा अंदर से जिज्ञासा नहीं है। पासिंग जजमेंट्स क्विकली नहीं देने हैं हमें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। कभी कभी हम बीच में ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, फिर भी जो कहना चाहते हैं उसके बगैर कुछ और भी वर्ड्स यूज करते हैं, आवश्यकता उसकी नहीं है। जो जरूरी है बहुत रिफ्लेक्टिव हो, जो जरूरी है हम वही कम्युनिकेट करें, क्योंकि भाव हमारे जुड़े रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, नहीं भी कम्युनिकेट करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हमको इंफॉर्मेशन विथ होल्ड करके नहीं रहना है, हमें शेयर करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास से चला जाएगा हमारा नॉलेज तो फिर हम जो है छूट जाएगा, उसका प्राधिपत्य अधिकार हमसे छूट जाएगा। ऐसी भावना हमें नहीं रखनी है। नेक्स्ट प्लीज। इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में ये सारी चीजें मायने रखती है। प्रॉपर रिकॉग्निशन जो है अगर किसी को देना है तो देना है, ठीक है ना। क्रेडिट स्वतः नहीं लेनी है, क्रेडिट आपको मिलनी है तो मिलेगी, उसमें कोई बहुत सारी बड़ी बात नहीं है। आप कैपेबल हैं तो क्रेडिट मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। फेवरिज्म नहीं करना है, बायस। अभी हमारे किसी एक मित्र पूछ रहे थे कि बायस लेकर के हमें जाना है, ये हमारे इंटरपर्सनल बिहेवियर्स को कम करता है। इसलिए बायसनेस किसी चीज के प्रति, काम के प्रति या रिजल्ट्स के प्रति भी हमें नहीं रखनी है। किसी के प्रति बायस नहीं होना है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें रिग्रेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम सॉरी बोल सकते हैं, इश्यूज नहीं है। नॉट लिसनिंग, फेलिंग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड्स। अगर हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा नतमस्तक हो जाना बेटर है तो बेटर है, इसमें कोई बहुत बड़ा अड़चन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। जब वो गलतियां हो जाए तो ब्लेम लेने में भी कोई मुश्किल नहीं है। बड़े लीडर्स दूसरों की गलतियां भी अपने ऊपर लेकर के रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारे कलाम साहब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स थे, और कई बार उन्होंने टीम के फेलियर को अपने ऊपर ले लिया। वाई वी शुड से एक्सेसिव मी, नथिंग इज देयर विथ अस, बट कल होकर के शरीर निकल जाना है और बचेगा कुछ नहीं अपने पास। सेइंग मी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। ये जो फ्रेमवर्क है, जैसा सर आप काफी सीनियर हैं, ये आपकी चीजें मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाती हैं। एक पर्सनल कॉम्पिटेंस है, सोशल कॉम्पिटेंस है। पर्सनल में हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन है, जो हमारे लिए फ्रेमवर्क
कॉम्पिटेंस में आना चाहिए, और सोशल के लिए सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स है। नेक्स्ट प्लीज। कैसे करें? तो भक्ति सबसे सहज मार्ग है भगवान को प्राप्त कर लेना, प्रेम को प्राप्त कर लेना भक्ति से कोई बड़ी नहीं है। तो जाहिर है इमोशंस हमें पालनी है, तो हमें प्रेयर्स करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, रिलैक्सेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ये जोड़ता है, कम्युनिकेशन बड़ा पार्ट है, इसलिए हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अपने काम को हम इंजॉय करें, मस्त में काम करें अपना, और अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्लीज। Delay gratification, be observant and reflective. Don't expect immediate results. Learn from the mistakes, acknowledge your success. Success दूसरे के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट। अपने शरीर का ध्यान रखिए, जरूरी है। सही नींद पूरी करिए। निश्चित रूप से वो हमें, अगर फिजिकली हम फिट रहेंगे तो इन चीजों का ध्यान भी हम लोग रख पाएंगे। अंदर जो सोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इसी चीज को हाँ, ये इसमें एबीसी फ्रेमवर्क को हम लोग जरा समझ लें कि अगर हमारे पास कोई एक इवेंट हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो एक्चुअली इवेंट इमीडिएटली जो भी होता है वो इंटरप्रिटेशन को जन्म देता है। निश्चित रूप से अगर बिलीफ हमारा रेशनल होगा और इरेशनल होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस उसी तरह के होंगे, और थॉट्स भी उसी तरह के जनरेट होंगे। सो देयरफॉर टू अंडरस्टैंडिंग द इवेंट, they are the things which really keeps in our minds, and when we take decisions we have to work accordingly, whether we are informing or pursuing, or it is better to collaborate with the others, so that gives the decision making things to us. Next please. ये एक्टिविटी है। हमारे पास कितना समय है सर और निखिल सर? हम लोग शायद एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, मगर रिटन कम्युनिकेशन इज बेटर देन कम्युनिकेटिंग बाय द वर्बल्स, एंड बिकॉज वो स्टोर्ड रहता है, भले ही इमोशंस ना लेकर के जाए, और वन टू वन कम्युनिकेशन विद फेस टू फेस इज डेफिनेटली क्रिएटिंग विद द इमोशंस। कभी कभी जो कवि लोग होते हैं, कवि हृदय, हमारे सर जो है, हमारे चेयरमैन सर कवि हैं, और उनका जो देखिए कम्युनिकेशन लेवल मुझे बहुत हाई लेवल का लगता है। सो बहुत टू बी वेरी प्रिसाइज वो कहते हैं। हम तो कभी कभी निगेटिव भी सोचते हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन सन पटना के जो है वो काफ़ी कम्युनिकेशंस में बड़ा अच्छा कमांड है उनका। आई रियली अप्रिशिएट यू सर। मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब हम क्लोज करने के लिए आ गए हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे, लेकिन मैं अश्विनी जी का धन्यवाद देता हूँ कि इतने सारे मेरे स्लाइड्स तो बहुत शुष्क थे, इतने सारे चीज़ें उसमें नहीं थी, और ये अश्विनी जी का सहयोग था कि उन्होंने 2 दिन के अंदर इतने सारे चीज़ों को एक तरह से जीवंत रूप में डाल दिया, जो शायद मैं थोड़ा सा अब वो एज में आ गया हूँ जहाँ कंप्यूटर पे कमांड कम रह गई है। तो थैंक यू अश्विनी जी। कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आई विल टेक अप। हेलो, नमस्कार सर जी। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा, बहुत सारी बातें समझ में भी आई जी। एक मेरा प्रश्न है छोटा सा, जो जी। शायद परिस्थिति विशेष के लिए हो। क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग किसी विशेष वस्तु से बहुत ज्यादा स्नेह, प्रेम या भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं जी। और जब वह चीज उनसे छूट जाता है या नहीं मिल पाता है या किसी विदा हो जाता है, तो उस समय बहुत अवसाद की स्थिति या बहुत अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको कैसे हम लोग संभालें, एज ए लीडर हो या एज ए पेरेंट हो, किसी तरीके से? प्रेम या क्रोध या भय,
ये सभी इमोशंस के ही पार्ट है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही कर रहे थे, और श्री चंद्रेश्वर जी पूजा पाठ करके आए थे। आप जब भक्ति भाव से जुड़े रहेंगे ना, तो आप आशान्वित नहीं रहते हैं। ज़्यादा आप लगाव रखिएगा तो निराशा हासिल होगी। लगाव उतनी ही रखनी है, और काम करना है, क्योंकि हम लोग पैदा ही हुए हैं कार्य करने के लिए। मगर बिना लगाव रखे भी काम किया जा सकता है। मैं आपको कहूँगा कि आप विवेकानंद का कर्मयोग एक बार ज़रूर पढ़ लें। जी। और कोई? सर, मैं जोड़ना चाह रहा था कि लगाव कोई बुरी बात नहीं है। लगाव, गौर से सुनिएगा, ये दिस हार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लगाव को तनाव में परिवर्तित नहीं होने दीजिए। जी। और तनाव के लिए ये जरूरी है कि तनाव में नाव है हिंदी का, तो वो जो नाव है उस नाव पर सवार हो जाइए, अंग्रेजी वाला नाव एंड हियर, कि अभी मेरी जरूरत क्या है। जी, अभी एक्चुअली यदि हम बह गए, हमने नाव को नहीं पकड़ा, तनाव को पकड़ा, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो आदमी माइंडफुलनेस जो है, यही है, इट्स ए नाउ एंड हियर अप्रोच। जब माइंडफुलनेस नहीं रहता है तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। मैंने सोचा कि अपने विचार